जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्ड आता है अपने साथ एक केज को लेके और वहाँ लैंड करता है और एक बंदा बोलता है कि हेलो मिस नेबुलस, हमें एम्पायर द्वारा बुलाया गया था उन क्रिमिनल को स्कॉट करने के लिए। तो क्या ये वही दोनों क्रिमिनल्स है? तो नेबुलस कहती है हाँ, उस आदमी के पास इनक्रेडिबल रिजनरेशन पावर है। तो वो बंदा बोलता है कि वो ऐसी इतने टाइम बाद हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग चीज आया है, देन फिर हम चलते हैं, जाँच पड़ताल करने के बाद हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। फिर दो बंदे उन क्रिमिनल्स को उठा के उस गैरेज में ले जाने लगते हैं। वो मार्क्स वाला बंदा कहता है कि प्लीज आप ऐसे ही जारी रखना, एम्पायर के लिए हार्ड काम करना। ये बोल के सभी बर्ड के ऊपर बैठ के वहां से चले जाते हैं। रोनर और अपने नेबुलस उसे देखते रह जाते हैं। तभी नेबुलस कहती है रोनर से उन्हें कम से कम एक सप्ताह लग जाएगा उन कमीनों के मुंह खुलवाने के लिए। कांटेक्ट मिलता ही मैं तुम्हें बता दूंगी, तो किसी भी टाइम जाने के लिए तैयार रहना। तो क्या ये तुम्हारे लिए इनफ है? तो रोनर कहता है कि हाँ टीचर, आपका इसके लिए थैंक यू। फिर रोनर बताता है इसी तरह तेजी से टाइम बीतता रहा। एम्पायर के सपोर्ट के कारण ग्रेट कार्पोडोसिया को तेजी से रिस्टोर किया गया और मैं एम्पायर वापस चला गया अपने सप्लीमेंट्री लेसन लेने के लिए। और कुछ ही दिन बाद वो टाइम आ गया जब हमें फोर्टवेट ऑफ रोडवेल में जाना था। हम देखते उसी प्रिजन को, उस प्रिजन में बस चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। हम वहाँ पर अलग अलग टूल्स देख सकते हैं लोगों को टॉर्चर करने के लिए। और एक बंदा दूसरे बंदे को टॉर्चर करते हुए बोलता है कि मैं इतना खो गया कि मैं लगभग भूल ही गया था। यहाँ पर गेस्ट आ गए हैं। और अगले सीन में देखते हैं रोनर और नेबुलस को, उनके पास एक बंदा आता है और बोलता है हेलो एवरीवन, यहाँ आने के लिए तुम्हारा थैंक्स। मैं इस जगह का इंट्रोगेटर हूँ और नए कैदियों का इंचार्ज, और मेरा नाम कार है। तो क्या आप पहले क्रिमिनल्स को देखना चाहेंगे? नेबुलस कहते हैं कि हाँ। तो फिर मुझे फॉलो करो। रोनर उस बंदे को देखता है और कहता है कि कुछ अजीब है, इतने अच्छे दिखने वाले ओल्ड मैन वो लोडना के इंट्रोगेटर कैसे हो सकता है? मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा। नेबुलस कहती है कि सभी लोग ऐसे ही कहते हैं जब उससे कोई पहली बार मिलता है तो, लेकिन तुम्हें कभी भी बुक के कवर को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। उसे लोग बुलाते हैं सबसे बुरा सपना कर्कस। नेबुलस और रोनर से कहता है कि सेल ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं समराइज में बताऊंगा। पहली बात यह है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उन क्रिमिनल का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है नेबुला कार्कासिया। नेबुलस कहते हैं कि ये पहली बार है मेरा जो मैं ऐसा नाम सुन रही हूँ। क्या ये कैलिबोरो जैसे सेम ऑर्गेनाइजेशन है? कार्कस कहता है कि हाँ, जबकि हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है। वो और भी ज्यादा डेंजर होता है। लेकिन जिन लोगों ने ग्रेट नालंदा ग्रेंसिया में आग लगाया था और मैजिक इंजीनियरिंग रिसर्च लैब को उड़ाया था, ये वही लोग है। ये कंफर्म हो गया है। जो पिछले साल जो लार्ज स्केल में इंसिडेंट हुआ था, सभी इन्हीं लोग ने किया था। रोनर अपने मन में सोचता है कि क्या ये इतना सिग्निफिकेंट है? मैंने इनके बारे में अपने पिछले लाइफ में भी नहीं सुना था कभी भी। कार्कस कहता है कि जो मुझे रिपोर्ट मिली है। तो उतने में रोनर कहते हैं कि सर कार्कस, क्या उन क्रिमिनल्स ने स्टार शब्द का यूज किया या स्टार इवेंट के बारे में? वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है और कार्कस कहता है कि नहीं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रोनर कहता है कि ओ ऐसा है क्या? जब मैंने उन्हें पकड़ा तब मैंने उनके मुंह से ये शब्द सुने थे। मुझे लगता है कि उनके गोल के साथ ये जुड़ा होगा। क्या उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? कार्कस रोनर की बात सुन के सीरियस हो जाता है। रोनर उसे देखता है और वो हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये अचानक से एटमॉस्फेयर आसपास का कैसे चेंज हो गया। कार्कस अपने मार्क्स को पहनता है और कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। हमारा पहले ही मीटिंग में मुझे अपना कमी को दिखाना पड़ा। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया था। अब मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है इसे करने के अलावा। रोनर हैरान हो जाता है और उन दोनों क्रिमिनल्स को देखता है जिनका हालत बहुत बुरा था। देख के पता चल सकता है कि उनके साथ कैसे कैसे टॉर्चर किया गया है। रोनर तो अपने मन में सोचता है कि क्या ये दोनों वही है जिनसे मैं पहली बार मिला था। कार्कस कहता है कि एडोनस वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो अपनी बॉडी को रिजेनरेट करने के लिए डार्क मैजिक का यूज करता है। फिर कार्कस एक रोड उठा के आग में गर्म करने लगता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो कि उसके जैसे पर्सन के क्लोज कैसे आया जाता है? ये तुम्हारे सोच से भी सिंपल है। बस उसे काट डालो और उसके बॉडी को जलाओ जब तक उसका बॉडी दोबारा से रिजेनरेट ना हो जाए, और उसे दोबारा से काट डालो और वो गरम रॉड उसके चेस्ट में घुसेड़ देता है। एडोनस जो कि दर्द के मारे चिल्लाता है। तो वो कार्कस कहता है कि और तुम इसी तरह उसके इफेक्ट को कम कर सकते हो। इसके बाद तुम उसका एक अच्छा फ्रेंड बन जाओगे। तुम कह सकते हो कि कार्कस क्रिमिनल्स को टॉर्चर करते हुए ऐसी फालतू की बकचोदी करते रहता है। फिर कार्कस कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कुछ छुपाओगे। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ एडोनस। फिर कार्कस एडोनस के बालों को पकड़ता है और कहता है कि क्या हम एक दूसरे के प्रति हॉनेस्ट नहीं थे? क्या तुमने इस बात से एग्री नहीं किया था? एडोनस दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था। कार्कस कहता है कि क्या सच में? लेकिन क्यों? मैंने ये सुना स्टार इवेंट के बारे में, इस वर्ड के बारे में, उस बच्चे से। एडोनस कहता है कि उस बारे में। तो कार्कस कहता है कि मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि अब मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। मुझे अभी सब सच जानना है। मिस सालिया के पास तुम्हारे जैसा रिजनरेशन पावर नहीं है। हमने एक दूसरे के साथ काफी लंबा टाइम बिताया है और तुम तो जानती होगी कि मैं कैसा आदमी हूँ। अगर मैं उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करता हूँ तो वो बेचारी मर भी सकती है। सालिया पूरी तरह से डर जाती है और
कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे मार डालो। रोनर अपने मन में सोचता है कि कितना वॉयलेंट, जब मैं अपने स्क्वाड में था तब मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन सच में ऐसे सिचुएशन में भी वो लोग कुछ छिपाएंगे जबकि उनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो गई है, शायद ये हो सकता है। फिर रोनर कहते हैं कि सर कारकस शायद वो नहीं बोल सकते। कारकस वहीं रुक जाता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। नेबुलस कहते हैं कि वो नहीं बोल सकते। रोनर कहते हैं कि वेल आपको पता होना चाहिए हम जैसे सोल्जर्स के ऊपर एक मेथड का यूज किया जाता है ताकि उनके अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन ना निकाल पाए, और वो है फॉरबिडन कर्स मैजिक। उनके ऊपर कर्स लगाया जाता है ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ना बता पाए। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। कारकस वो बोलता है कि गॉस आज का दिन मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग दिन है, मुझे अंदर से टूटा हुआ फील हो रहा है, ये सोच के कि मैं कुछ मिस कर दूंगा। फिर कारकस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि प्लीज वेट करो, मेरे पास कुछ है जो मैं अभी लेके आता हूँ। कुछ देर बाद देखते वो कुछ लेके आता है। रोनर उसे देखता है और कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन ये क्या है, ये देखने में हॉरिबल लग रहा है। वो बंदा कहता है आई मीन कारकस कहता है ये कर्स आई है जो कि मॉन्स्टर के कर्स को खा जाता है, ये उन क्रिमिनल्स के लिए जो कि कर्स के कारण कुछ बोल नहीं पाते। तब ये प्रीशियस बच्चा बहुत हेल्पफुल होता है। फिर वो इडोन के पास जाता है और कहता है कि तो इडोन अब मैं तुमसे स्टार्ट करूंगा, और वो इडोन के पास ले जाता है। इडोन उसे देखता है और कहता है क्या ये क्या है, तो कारकस उसके सिर में फिट कर देता है उसे, और उसके सिर में एक जोरदार लाइट चमकती है और उसकी आंखें येलो से ब्लू हो जाता है। और कारकस कहता है कि ठीक है ये हो गया, तो मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा इडोन, तो मुझे बताओ कि ये स्टार इवेंट क्या है। वो बताता है स्टार इंटरनली एक एंटिटी है, एक ऐसा रेस जो धरती पर रहने वाले नीचे लोगों को बचाएगा, जो छोटे लाइट के रूप में आएगा आसमान से, वो स्टार होने वाला है स्टार इवेंट। उनका स्किल हमसे भी बियॉन्ड है, इसलिए हम उनके लिए काम करते हैं ताकि कोई इसमें इंटरफेयर ना करे हमारी इच्छा के अनुसार। वो लड़की एडोन से रुकने को कहती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कारकस कहता है एडोन से जो तुम कह रहे हो इस ओल्ड मैन के लिए बहुत लंबा है, अगर मैं सिंपल वर्ड से बोलूं तो तुम कहना चाहते हो कि आसमान से जल्द ही कोई चीज गिरेगी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो चीज क्या है। तो वो बंदा अपनी आंखें खोलता है और कहता है वो है स्टार का बच्चा। रोनर उसकी बातें सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि अयुते। रोनर एडोन के पास जाता है तो पीछे से कारकस कहता है कि सर रोनर जो कि बड़ी बैडेस है। एडोन से कहता है कि हे जो तूने उस स्टार के बच्चे के बारे में मेंशन किया, क्या तू अयुते के बारे में बोल रहा है। एडोन वो भी हैरान हो जाता है एक पल के लिए, और वो हैरानी से कहता है कि वेट इससे तुम्हारा क्या मतलब है अयुते, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी एडोन के चेहरे को कुछ होने लगता है। रोनर उसके चेहरे को बदलते हुए देख के वो भी हैरान हो जाता है। तभी पीछे से कारकस रोनर को पकड़ता है और कहता है कि पीछे हटो, और अपने एक मैजिक कास्ट करता है। देखते हैं कि एडवन के बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन कारकस ने अपने आगे शील्ड बना के रोनर को बचा लिया रहता है। कारकस कहता है कि मैंने इसका एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इवन की कर्स आइस उसकी कर्स को भी खा गया था, लेकिन यह सोच के कि चीजें ऐसी खत्म होंगी। रोनर कहता है कि डैम क्या यहाँ पर ऐसी नॉर्मली चीजें होते रहता है। कारकस कहता है कि ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि उसका कर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। आई थिंक उसे कर्स 2 पार्ट में दिया गया था। पहला पार्ट उसे किसी भी पर्सन को स्टार इवेंट के बारे में नहीं बताना चाहिए था, उनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को छोड़ के, और दूसरा उसके रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड ना कहना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो एक्सप्लोड कर जाएंगे। फिर कारकस रोनर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि सर रोनर ये अयुते क्या है, अगर मेरा हॉस्पिटल सही है तो ये नेबुला कारकसिया के अंदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन से जुड़ा होगा, लेकिन तुम्हें उनके सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला। इस केस के चार्ज होने के रूप में मुझे ये पता होना चाहिए सर रोनर, सो प्लीज सर रोनर मेरा आंसर दो। कारकस को लग रहा होता है कि रोनर भी उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोनर कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे बस कॉन्सिडेंटली पता चल गया। कारकस कहता है क्या कॉन्सिडेंटली। रोनर कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ने वाला मैं पहला ही पर्सन था, मैंने उन्हें इसी तरह कुछ बातें करते हुए सुना। पहले तो मुझे ये लगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने सोचा कि ये जरूर इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, तो इसलिए मैं इसे पता लगाने के लिए एक्साइटेड था, और मुझे माफ करना कि मैंने इंटरफेयर किया। रोनर कहता है क्या ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए इनफ है। कारकस अपने मन में सोचता है कि उसे इंफॉर्मेशन कॉन्सिडेंटली मिल गया, मैं श्योर हूँ कि वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन एक ऐसा रीजन जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये एम्पायर के लिए डेंजर होगा। उसकी आंखों के नजर के कारण क्या वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो उसकी आंखों से निकल रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, उसकी आंखों में उनके लिए पूरी तरह से गुस्सा भरा हुआ है। उतने में नेबुलस अपने स्वॉर्ड निकाल के कारकस के गले पे टांग देती है और कहती है कि कारकस रुक जा, क्या तुम मेरे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी मेरे सामने। कारकस की पहली फटी रहती है रोनर की नजर देख के, लेकिन उसकी और फट जाती है जब नेबुलस उसके गर्दन पे स्वॉर्ड टांग देती है, और वो कहता है कि ऑफकोर्स नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो बस डबल चेकिंग कर रहा हूँ, क्या सावधान रहना अच्छी बात नहीं है। फिर वो रोनर से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना सर रोनर।
रोनर भी कहता है कि हाँ मुझे खुशी है कि हमारी गलत फैमिली दूर हो गई, और अपने मन में कहता है कि ये सच में डेंजरस था, वो बुड्ढा मेरे साथ पूछताछ करने का प्लानिंग कर रहा था। कार्कस कहता है कि एनीवेज ये एम्बैरेसिंग की बात है कि मैंने एक अपना कर्स आई को खो दिया, हालांकि ये इतनी आसानी से मरते नहीं है, लेकिन फिर भी। रोनर कहता है क्या ये सच में इतने पावरफुल है? कार्कस कहता है कि ऑफकोर्स जब तुम इसे सामने से देखोगे तब ये तुम्हें बहुत क्यूट लगेगा, क्या तुम इसे छूना चाहते हो? फिर वो अपने कर्स आई को देखता है, तभी वो हैरान हो जाता है। उसकी कर्स है, उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और अपने मन में कहता है कार्कस ये तो चेंज हो रहा है, और कहता है कि अपने मन में क्या उसने किसी के कर्स को खाया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है सेलिया, वो तो दूर है मेरे से। फिर वो रोनर की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं मुझे मत बताना, क्या ये तब हुआ जब मैं रोनर को बचाने के लिए मैंने उसके कंधे को छुआ तब ये एक्टिव हो गया? फिर कार्कस कहता है कि सर रोनर। रोनर कहता है कि हाँ क्या हुआ? कार्कस कहता है रोनर से ये थोड़ा रूड हो सकता है। फिर वो कर्स आइस रोनर के हाथ में दे देता है। रोनर कहता है कि तुम अचानक से ये क्या कर रहे हो? वो कर्स आइस जैसे ही रोनर के हाथ में आता है उसको कुछ होने लगता है। रोनर भी उसे देख के हैरान हो जाता है। वो कर्स आइस और भी तेजी से ग्लो होने लगता है और उतने में वो ब्लास्ट हो जाता है। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये अचानक से फट क्यों गया? कार्कस रोनर के हाथ को देखता है और कहता है कि क्या ये उस पॉइंट तक पहुंच गया था जो कि कर्स आइस इसे हैंडल नहीं कर सकता था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर रोनर शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुमको किसी ने कर्स दिया है। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम ये अचानक क्या बोल रहे हो? कार्कस कहता है रोनर से क्या तुम्हें कभी फील होता है कि तुम पे किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तुम्हारे आसपास के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जैसे तुम दौड़ नहीं सकते या तुम कोई स्टील का सामान नहीं रख सकते? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हुई है कभी? रोनर वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। कार्कस कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कुछ है, अगर तुम छिपा रहे हो और उसे बताना नहीं चाहते हो तो मैं आगे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। मैं ये तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, हालांकि तुम ये जान लो मुझे नहीं पता कि ये किस टाइप का कर्ज है, लेकिन देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कर्ज है। मुझे नहीं पता कि ये कर्ज तुमको किसने दिया, लेकिन इससे अलग होना ये तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। सीन कट होता है। कुछ देर बाद क्या वो लोग का जाने का टाइम हो गया रहता है और नेबुलस बोलते हैं कि तुम्हारा हार्ड काम के लिए थैंक्स। कार्कस बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और जैसे ही मुझे उस कर्ज के बारे में पता चलेगा मैं आपको जरूर रिपोर्ट दूंगा, हालांकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर्ज है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेबुलस कहते हैं कि हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन रिपोर्ट जरूर देना। फिर कार्कस रोनर की तरफ देखता है और कहता है कि सर रोनर ऐसा लगता है कि तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। रोनर कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा, जब से मुझे पता चला है कि मेरे बॉडी के अंदर कर्ज लगा है। कार्कस कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन तुम फिलियन के स्टूडेंट हो तो इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसका आपका क्या मतलब है? कार्कस कहता है जहाँ तक मुझे पता है वो लंबे टाइम से वहीं पर रह रहा है, कॉन्टिनेंट का एकमात्र मैजिशियन जो कि कर्ज के बारे में अच्छे से जानता है, प्रोफेसर माई सिक्रेटा। फिर रोनर और नेबुलस वहाँ से निकल जाते अपने पंछी के ऊपर बैठ के। रोनर अपनी आंखें मीच रहा होता है और बोलता है कि क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? नेबुलस कहते हैं कि तुम अभी भी ऐसे ही कर रहे हो, क्या तुम्हारी आंखों में इतना जलन हो रहा है? रोनर कहता है क्या ये उसी टाइम से हो रहा है, मुझे लगता है कि जब से उस कर्स आइस ने मुझे छुआ है तब से ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं ना हुआ है ना? नेबुलस कहती है कि नहीं, ये दिखने वाले सिम्टम्स में से कॉमन सिम्टम्स है, इसलिए चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें किसने कर्ज दिया था? रोनर अपने फाइटों के बारे में सोच रहा होता है कि उसने किस किस के साथ फाइट किया था, और वो कहता है प्रोफेसर से, आई मीन नेबुलस से। नहीं, मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता जो कोई मेरे अगेंस्ट ऐसा कर सकता है, मैं तो अपने लाइफ शांति से जिया हूँ। नेबुलस भी उसके फाइट के बारे में सोचती है और कहती है अपने मन में क्या शांति से उसने अपने लाइफ जिया है। तभी रोनर कहता है कि लॉर्डमैन में आपने जो किया उसके लिए थैंक्स। उस बूढ़े आदमी की आंखें बहुत डरावनी लग रही थी, अगर आप वहाँ नहीं होती तो मुझे भी उस क्राइम को कमिटमेंट करना पड़ता जो मैंने कभी नहीं किया है। नेबुलस कहती है कि मैंने बस वही किया है जो कि एक टीचर को करना चाहिए, इसलिए थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। रोनर अपने मन में सोचता है कि वो सिर्फ स्किल्ड ही नहीं है बल्कि वो एक अच्छी इंसान भी है, जितना मैं उसके बारे में और भी ज्यादा जानता हूँ वो और भी ज्यादा अच्छी होती है। ये सच में बहुत अजीब है, मैंने उसे अपनी पिछली लाइफ में कभी क्यों नहीं देखा? क्या ये हो सकता है कि उसे कुछ हो गया था या वो गायब हो गई थी? सीन कट होता है। रोनर बताता है मैजिक स्टूडेंट का ट्रेनिंग एरिया जो कि फॉरेस्ट के अंदर लोकेटेड है, पिलर पार्क। हमें वहाँ दो लोगों को दिखाया जाता है, एक बोलता है कि वेलकम रोनर, उस दिन के बाद से अब मैं तुमसे पहली बार दोबारा मिल रही हूँ। हम देखते हैं ये दूसरा पर्सन अपना ग्रेट कमांडर रहती है, अगर टीचर नहीं होते तो हम दोबारा नहीं मिल पाते। हा। रोनर जो कि कमांडर को ऐसे करते हुए देख के वो हैरान रहता है और वो बोलता है कि हाँ, और अपने मन में सोचता है कि ग्रेट कमांडर का एक प्रॉब्लम, डैम मैं क्या करूँ, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मुझे क्या करना चाहिए, छोड़ो मैं इसे हंस के टाल दूंगा। हा, सही कहा आपने, आपसे भी मिले हुए काफी टाइम हो गया है, वैसे आप कैसे हो? कमांडर बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, उस दिन के इंसिडेंट के बाद से सभी फ्रेंडली मुझसे बात करते हैं अब, हालांकि मैं थोड़ा चिंतित रहती हूँ। कार्डन वो मुझे देख के डर जाता है थोड़ा। वेल ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा फील होता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब फील होता है। वेल एनीवेज मैंने सुना है कि टीचर ने तुम्हें यहाँ भेजा है तुम्हारे कर्ज को खत्म करने के लिए। तो रोनर कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने सुना है कि मुझे प्रोफेसर सीक्रेट यही मिलेंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ऐसे जगह को देख के लग रहा है कि प्रोफेसर सीक्रेट वो कुछ यूनिक पर्सन है। कमांडर भी बोलते हैं मुझे भी यही लगता है और
प्रोफेसर सीक्रेट का ऑफिस भी यूनिक है। यहाँ पर नॉन मैजिक स्टूडेंट का आना मना है, मतलब जो स्टूडेंट मैजिक का यूज नहीं कर सकते वो यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट को बोला है जो मैजिक यूज कर सकता है और तुम्हें वहाँ से गाइड करेगा। लगता है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। तभी उसके सामने एक लाइट चमकता है और वहाँ पर कोई आता है और ग्रेट कमांडर को गले लगा लेता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया आदेनस, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्या तुम ठीक हो? रोनर उसे देख के हैरान रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। रोनर उस लड़की को देख के कहता है कि क्या वो वही लड़की है जिसे मैं मिला था आका लूसिया? कमांडर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे माफ करना एली, कुछ काम था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तो एली कहते कि अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो, लेकिन तुम प्रोफेसर सीक्रेट से क्यों मिलना चाहती हो? अभी फिलहाल मैं इसे एली बोलूंगा। एली की नजर साइड में जाती है जो रोनर उसी को देख रहा होता है, जो कि अजीब शक्ल बना के। रोनर को ऐसा देखते हुए देख के वो भी हैरान हो जाती है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। तो रोनर कहता है वो मैं हूँ जिसे प्रोफेसर से काम था, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए अकालूसिया, या मुझे कहना चाहिए एली। एली जो कि रोनर को देख के पानी पानी हो जाती है और कहती है चिल्लाते हुए आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीन कट होता है कुछ ही देर बाद का, देखते वो लोग डीप फॉरेस्ट के अंदर और भी अंदर जाने लगते हैं एली और रोनर। रोनर अपने सामने एक घर को देखता है और कहता है एली से क्या ये सच में प्रोफेसर का ऑफिस है? ये थोड़ा सस्पिशियस है, पता नहीं क्यों लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर दफनाने का ट्राई कर रही हो, क्योंकि मैंने वो देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। एली वो कहती है कि मुझे एली कहना बंद करो, और हाँ तुमको किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ दफनाने वाली हूँ? चुप रहो और मेरे पीछे चलो। तो रोनर कुछ नहीं बोलता, बस उसके पीछे पीछे चल देता है। और रोनर अपने मन में कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, उसके जैसे पर्सन ग्रेट कमांडर का फ्रेंड है। आई वंडर कि वो फ्रेंड कैसे बने। वो दोनों चलते चलते ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। रोनर अपने सामने देखता है किसी को बैठे हुए और रोनर कहता है कि वो तो क्या यही प्रोफेसर सीक्रेट है? एली कहते कि नहीं, अभी एक स्टेप और है, बस मुझे फॉलो करो। रोनर को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो एली का पीछा करता है और वो लोग पहुंच जाते हैं उस ओल्ड लेडी के पास। फिर एली उस बुढ़िया की तरफ अपने हाथ लाती है और कहती है रोनर से अभी जो मैं कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनो, नो मैटर कि यहाँ पे क्या होता है, बस तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो और इसे देखो। फिर एली एक मैजिक स्पेल पढ़ने लगती है और कहती है कि सकला का बम गेट खुल जा, लेकिन उसका मंत्र काम नहीं करता और वहाँ कुछ नहीं होता। रोनर को भी समझ में नहीं आता और अपने मन में उस बुढ़िया को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तभी उस बुढ़िया का मुंह खुलता है और बहुत बड़ा मुंह हो जाता है उसका खुल के। रोनर उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है? एली कहते हैं कि अरे डरो मत, यहीं से रियल रास्ता स्टार्ट होता है ऑफिस का। फिर वो दोनों अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक जगह पे आ जाते हैं। रोनर अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये सच में एक ऑफिस है, क्या वो सच में इंटरेस्ट था जहाँ से हम आए? व्हाट द हेल, ये सच में अजीब है। तभी उनके पीछे कोई आता है और कहता है कि ओह ये तुम हो मिस नेबुलस के स्टूडेंट, जैसा मैंने सुना था तुम वैसा ही हो। रोनर भी उसकी बातें सुन लेता है और पीछे पलट के देखता है, वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो दूसरा बंदा रोनर के पास अचानक से जाके उसकी आंखों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ओवरवेलिंग पावर फील हो रहा है। हमें इसके बारे में बताया जाता है कॉन्टिनेंट का बेस्ट कर्स आर्टिस्ट माया सीक्रेट, मतलब कि यही अपना प्रोफेसर सीक्रेट रहता है। और वो कहता है कि तुम सच में इंटरेस्टिंग बच्चे हो। और इसका एज के बारे में बताया जाता है जो कि 83 साल का रहता है, आई मीन 83 ईयर्स ओल्ड। रोनर उसे देख के हैरान रहता है और अपने मन में कहता है क्या मुझे मत बताना ये बच्चा कि प्रोफेसर सीक्रेट है? तो प्रोफेसर सीक्रेट कहते हैं रोनर से तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीजन है इसलिए मेरा बॉडी यंग दिखता है, लेकिन मेरे एज 80 साल से भी ज्यादा है। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या 80? तुम्हारा मतलब है कि तुम 80 साल से भी ज्यादा की हो? प्रोफेसर कहती है कि कोई पर्सन कितना यंग दिखता है उसका एक लिमिट होता है, लेकिन मेरे केस में अलग है, छोड़ो ये सब बातें। इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है, और एक चुटकी बजाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर से कर्ज को कैसे निकाला जाए ये इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर के पावर के कारण रोनर के बॉडी से कुछ अलग अलग कुछ मैजिक स्पेल निकलने लगते हैं। रोनर उसे देख के हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है कि ये क्या है? प्रोफेसर भी थोड़ा देख के उसे हैरान हो जाता है और कहते हैं कि कितने सारे तुम्हारे बॉडी के अंदर कितने सारे कर्स है और उनका ओरिजिन एंशिएंट मैजिक से जुड़ा है, सच में ये बहुत डेंजरस है, यहाँ तक कि ग्रेट स्किल वाला भी इसे छू नहीं सकता। रोनर कहता है तो क्या अभी इस कर्स को नहीं हटा सकते? चिंता मत करो, अगर कर्स का नंबर और टाइप मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है भी तभी अचानक से रोनर के नीचे एक फॉर्मेशन टाइप आ जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि तैयार हो जाए रोनर और मेरी बात सुनो, अभी मैं तुम्हारे कर्स को मैटरवाइज करने जा रही हूँ तुम्हारे माइंड ड्रिल में। तुम्हें बस एक काम करने की जरूरत है, तुम्हें उस कर्स के सोर्स को खोजना है जो तुम्हें रोक रहा है और उसे काट डालना है। रोनर कहता है क्या कर्स के सोर्स को काटना? लेकिन वेट, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या काटना है? प्रोफेसर कहता है कि जब तुम वहां जाओगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। प्रोफेसर रोनर के सामने पहुंच जाती है और कहते हैं कि सेफ जर्नी, और उसके माथे के ऊपर अपना उंगली रख के कुछ मैजिक करती है और रोनर अचानक से कहीं और चला जाता है और अपने मन में कहता है कर्स के सोर्स को काटना जो मेरे बॉडी और मेरे माइंड ड्रिल में है। फिर रोनर अपने आसपास देखता है और उसे अपना घर दिखता है और कहता है कि ये तो मेरा घर है, क्या इसका मतलब
मतलब ये है कि वो सोर्स जो मेरे घर के अंदर है मुझे उसे काटना है। तभी रोनर के बगल से कोई गुजरता है। मॉम मैं घर आ गई। रोनर हैरान हो जाता है उसकी वॉइस सुन के और अपने मन में कहता है कि ये वॉइस तो मेरी सिस्टर की है। हमें उसके सिस्टर को दिखाया जाता है जब वो छोटी थी, तब का ये सीन दिखाया जाता है और वो अपने घर में जाती है और एक छोटे बच्चे को देखते हुए कहता है कि हाँ ये कितना क्यूट है। रोनर हमेशा सोता क्यों रहता है? मुझे मत कहना कि वो बीमार है मदर। उसकी मदर बोलते है कि मेरी बेटी बच्चे सोते सोते ही बड़े होते हैं, जब तुम भी छोटी थी तुम भी ऐसे ही थी। हमें यहाँ दिखाया जाता है पहली बार रोनर की मदर को, जो देखने में ठीक ठाक ही है। अरे यंग एक्सप्लेनर तो क्या बकवास कर रहा है? ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ भाई मान लिया तेरा बात, वो बहुत अच्छी है। तो बकवास करना बंद कर और मुझे कहानी सुनाने थे। उसकी मदर अपनी बेटी से कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारा भाई बीमार हो जाए तो उसकी बड़ी बहन के रूप में तुम उसका देखभाल करना। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है रोनर। रोनर भी घर के अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, लेकिन ये वैसा ही है जैसा मेरे घर पहले था। और जब मेरा जन्म हुआ था तो उनके पीछे जो पालकी है उसके अंदर जो बेबी है क्या वो मैं हूँ? दिखाया जाता है छोटे रोनर को। छोटे रोनर को देख के बड़ा रोनर अपने मन में सोचता है नहीं ये इम्पॉसिबल। क्या एक टाइम ऐसा था जब मैं ऐसा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे जन्म के टाइम मेरे पिछवाड़े में बहुत दर्द दे रहा था। मुझे भी इसका मतलब समझ में नहीं है। रोनर उस छोटे रोनर को देखते हुए कहता है कि तो क्या इसका मतलब यह है कि ये मेरा पास्ट है? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। उतने में गेट खुलता है और वहाँ से एक बंदा आता है। रोनर भी उसकी पावर को सेंस करता है और अपने मन में कहता है क्या ये कैसी प्रेजेंस है, मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा। वो बंदा रोनर के साइड से गुजरता है बट हमें उसका शक्ल नहीं देखा जाता। रोनर अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर वो है कौन? रोनर की बहन उस बंदे के पास जाते हुए कहते हैं कि वाह वो आ गए। उसके मदर भी कहते हैं कि ओ माय आप एक्सपेक्टेशन से जल्दी वापस आ गए। वो बंदा कुछ कहता है लेकिन हमें यहाँ नहीं बताया जाता है। तो उसकी मदर कहती है रोनर की वो पालकी के अंदर है, वो बिल्कुल आपके जैसे दिखता है, आप क्यूरियस हो है ना, जाओ जल्दी से जाके देखो और उसे उठाओ। वो बंदा कुछ कहता है लेकिन हमें फिर यहाँ नहीं बताया जाता है। वो बंदा अपने हाथों में मैजिक करते हुए कुछ बोलता है। उसके मदर को कुछ समझ में नहीं आता और उसकी धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसे करते हुए देख के रोनर की बहन थोड़ा हैरान होती है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है कि मॉम। रोनर भी गुस्सा आ जाता है उसे ऐसे करते हुए देख के। तो रोनर की बहन उस बंदे से कुछ कहती है और कहती है कि मॉम को अचानक ये क्या हो गया। उसकी आधी बात हमें नहीं बताया जाता है। तभी वो बंदा उसकी रोनर के बहन पे भी कुछ मैजिक स्पेल करता है और उसके भी धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है कि एरी, इसके बहन का नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ आनिया। और रोनर चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि आनिया, और उस बंदे से कहता है कि तू कमीने ये क्या कर रहा है। तभी रोनर हैरान हो जाता है। उस बंदे को देख के वो बंदा छोटे रोनर के पास जाता है और अपने हाथ में उसी कर्स को लाता है जो हमने पहले देखा था रोनर के पास। रोनर उसे देखता है और कहता है ये तो वही कर्स है जो कि मेरे बॉडी से पहले निकल रहा था। वहाँ पर एक तेज लाइट चमकता है। रोनर गुस्से से अपने मन में बोलता है तो यही है जिसे मुझे काटना है, यही है कर्स का सोर्स। सीन कट होता है, देखते कोई बोलता है कितना सस्पिशियस। मैंने बहुत प्रिपरेशन की है लेकिन यह सोचना कि इसमें इतना ज्यादा माना लगेगा, क्या अनबिलीवेबल कर्स है। प्रोफेसर रोनर को सपोर्ट कर रहा होता है। तभी पीछे से एली कहती है प्रोफेसर से, प्रोफेसर क्या ये सच में इतना एक्सटेंड्स है, उसे कितना कर्स लगा है। तो प्रोफेसर कहता है कौन जानता है, अगर मैं कर्स के नंबर की बात करूं तो उसके अंदर कम से कम 10 कर्स है। एली भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है और कहती है क्या 10 कर्स? ओह माय गॉड, तो ये आपके लिए भी हार्ड होगा 10 कर्स को हटाना। प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं ये सरप्राइज की बात है, जिस कर्स के साथ मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ वो सिर्फ एक ही कर्स है, मतलब कि अपने प्रोफेसर को एक कर्स से हटाने में इतना टाइम लग रहा है। फिर सीन का टके वहीं पर आता है जब वो बंदा छोटे रोनर को कर्स दे रहा होता है और बड़ा रोनर बस उसे देख रहा होता है और वो बंदे का कर्स देने का काम जब खत्म हो जाता है तो वो बंदा छोटे रोनर से कुछ कहता है लेकिन हमें नहीं बताया जाता है। फिर वो बंदा वहां से जाते हुए कुछ कहता है और रोनर के साइड से गुजर जाता है। रोनर बस उसे देखते रह जाता है। तभी उसका बॉडी को मानो कुछ होता है और वो कहता है कि अब मैं अपनी बॉडी को हिला सकता हूँ। फिर रोनर भागते हुए अपने मदर और अपने सिस्टर के पास जाता है और उसे जगाने लगता है। रोनर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसकी सिस्टर और उसकी मदर सो रहे। रोनर को देख के उसे रिलीफ होता है कि उन्हें कुछ हुआ नहीं है, बस वो सो रहे और अपने मन में कहता है कि नहीं मुझे शांत होना होगा, ये सिर्फ मेरा माइंड ड्रिल है। अभी जो मुझे करना है बस उस कमीने को मारना है जान से। फिर हमें गेट को दिखाया जाता है। फिर अचानक से उसके ऊपर बहुत सारे स्लाइसेस पड़ते हैं और रोनर उसको तोड़ते हुए बाहर निकलता है और वो हैरान हो जाता है। अपने सामने देखता है उसी बंदे को जो कि रोनर का ही वेट कर रहा होता है और कहता है रोनर तो तुम मेरा वेट कर रहे थे, ठीक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे कुछ चाहता है, तू सन ऑफ रिच। वो बंदा रोनर से अपने कुछ कहता है लेकिन फिर हमें यहाँ नहीं बताया जाता है। रोनर गुस्सा जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के ऊपर अंगुली उठाने की। फिर रोनर उस कर्स की ओर तेजी से बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। वो कर्स भी अपने हाथों में कुछ मैजिक टाइप करता है। रोनर अपने स्वॉर्ड पकड़ता है और वो देखते ही वो दूसरा बंदा भी अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बना लेता है। रोनर अपने स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो दूसरा बंदा रोनर के अटैक को रोक लेता है। रोनर हैरान हो जाता है। वो बंदा अपने पावर के साथ रोनर को पीछे झटक देता है और रोनर अपने मन में सोचता है कि एक कर्स भी
सोर्ड का यूज कर सकता है और उससे भी ज्यादा ये बात की वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। रोनर अपने हाथों को देखता है कि उसके अटैक से उसे चोट लग गई है। तब वो बंदा फिर से अपने सोर्ड के साथ रोनर के ऊपर अटैक करके उसके आगे बढ़ जाता है। उस बंदे के अटैक से रोनर के मुंह से खून निकल जाता है और रोनर अपने घुटने पर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि डैम इट, इम्पॉसिबल, मेरा सोर्ड उस तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर वो बंदा अपने रोनर की तरफ देखता है, फिर वो वहां से जाने लगता है। रोनर कहता है अपने मन में, वो मुझे कुछ किए बिना ही जा रहा है, नहीं, चीजें ऐसे नहीं खत्म हो सकता। डैम, खड़े हो और रोना बंद करो, मुझे उसे बहुत चीज पूछना है। फिर रोनर अपने सोर्ड के साथ जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता है, हे, यह अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? और अपने फैमिली के बारे में सोचता है और कहता है कि उनके एक्सप्रेशन, टोन और उनका एक्शन, वो ऐसे एक्ट करते हैं जो कि मुझे उनके प्रति अफेक्शन फील होता है। ये मुझे सारी चीज तब मिलती है जब मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रहता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि तुम वही हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बंदा कुछ नहीं बोलता। तो रोनर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है? तुमने मेरी मदर और आनिया को साइड किया और यहाँ तक कि तुमने मुझ पे कर्ज भी डाल दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ना कोई बहाना है ना कोई एक्सप्लेनेशन। रोनर अपने स्वॉर्ड के साथ उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है गुस्से से, तू अपने आप को मेरा फादर कहता है? वो बंदा सिर्फ रोनर को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता और अपने आंखें बंद कर लेता है। तो रोनर अपने स्वॉर्ड के साथ उस बंदे के गले को काट डालता है और उसका सर उड़ते हुए रोनर के पास आता है। तो रोनर अपने स्वॉर्ड के साथ उसके सिर में अपने स्वॉर्ड को काट देता है। ठीक है, अगर तू नहीं बताना चाहता है तो मैं इसे खुद ही पता लगा लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे बॉडी से निकल जा, सन ऑफ फिश। तो वो बंदा धुआं बन के उड़ जाता है और अगले सीन में देखते रोनर को जो कि अपनी आंखें खोलता है। फिर वो उठता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर उसकी नज़र आसपास जाती है तो वो कहता है ये तो ऑफिस है प्रोफेसर का। तभी पीछे से प्रोफेसर कहते हैं कि ओह, तो फाइनली उठ गए रोनर, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? रोनर हैरानी भरे नज़रों से प्रोफेसर की ओर देखता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन, क्या आप प्रोफेसर इस सीक्रेट हो? मैं देखा जाता है प्रोफेसर सीक्रेट जो कि बुढ़ा हो गया रहता है और कहती है, ओह, तो तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हारा सेंसेस अच्छा हो गया है। रोनर कहता है इतना भी नहीं, क्या आपका एज अचानक से आपके ऊपर हावी हो गया? प्रोफेसर कहता है कि अरे चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है? रोनर कहता है कि हाँ, हॉनेस्टी का होता, जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब मुझे लगा कि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, लेकिन अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ आपको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। आई मीन रोनर उसकी पावर को देख सकता है कि वो कितना पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल, कि रोनर भी उसे हल्के में नहीं ले सकता। प्रोफेसर कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा। फिर कुछ देर बाद रोनर के साथ जो जो कुछ हुआ वो सारे प्रोफेसर को बता देता है। तो प्रोफेसर कहता है कि ये थोड़ा सस्पिशियस है जो तुमने कहा। नोट करते हुए कहती है कि तुम्हारे अंदर के कर्ज ने ऐसा बैकग्राउंड बनाया जो कि तुम्हें याद नहीं था और तुम सोचते हो कि वो पर्सन जिसने तुम्हें कर्ज दिया वो तुम्हारे फादर है। रोनर कहता है कि मोस्ट लाइकली। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम ऐसा सोचते हो, मुझे लगा कि तुम उस पर्सन को नहीं पहचान पाओगे। रोनर कहता है कि मैंने कम ही सुना, लेकिन वह वर्ड जो कि मेरे फादर ने मेरे मदर और सिस्टर को कहा था जब वो मेरे फैमिली के साथ खिलवाड़ कर रहा था, तब मुझे अजीब सेंस हुआ, कुछ ऐसा जो फॉरिजिन हो और उसे अपना कुछ कहने को कह रहा था। मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, शायद इसलिए मैं उस आदमी से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो ये सब उस आदमी का फीलिंग होगा। प्रोफेसर कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रोनर कहता है कि हाँ, मैं और मेरी सिस्टर इस पर कभी डाउट भी नहीं किए, ये ऐसा है मानो कि हमारे दिमाग में से उस मेमोरी को ही काट दिया गया है। प्रोफेसर अपने मन में सोचते कि ये उसका माना सेंस नहीं है जो कि उसे सील किया गया था, लेकिन उसकी मेमोरी भी थी। और प्रोफेसर रोनर से कहते हैं कि यह पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे फादर ने अपने कर्ज के साथ तुम्हारी मेमोरीज को बंद कर दिया था उस प्रोसेस के टाइम जब तुम्हें ट्रांसफर किया जा रहा होगा। मैजिक से रिलेटेड ऐसे मेमोरीज पे इफेक्ट पड़ता है, यही रीजन है कि तुमने उस टाइम अपने माना का यूज किया और उस कर्ज को खत्म कर दिया। और भी बहुत सारी बातें बताती हैं मैजिक मेमोरीज के रिलेटेड के बारे में जो कि जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोनर कहता है तो आपका कहने का मतलब है कि जो मेरे पास ओवरफ्लो शाइनिंग स्ट्रेंथ है वो मेरा माना है। प्रोफेसर उसके माना को देखती है और कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि तुम इसका अभी यूज ना कर पाओ, लेकिन एक दिन तुम इसका जरूर यूज कर पाओगे दूसरे स्टूडेंट की तरह। आगे कहते हैं कि तुम्हारा एक कर्ज हट गया है लेकिन अभी भी 9 कर्ज बचा हुआ है। ऑफकोर्स इसमें टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हारा कर्ज स्ट्रॉन्ग है और एंशिएंट मैजिक से भी जुड़ा है। तो तैयारी पूरी करने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। तो अब तुम्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि सूरज पहले ही निकल चुका है। तभी रोनर हैरान हो जाता है कुछ देखे। वो देखता है कि प्रोफेसर दोबारा से यंग हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि वो दोबारा से यंग हो गया और मुझे अभी तक नहीं पता चला कि ये मेल है कि फीमेल। और रोनर हैरानी से कहता है कि क्या दिन के टाइम आपका फॉर्म चेंज हो जाता है? प्रोफेसर कहता है कि ये तुम्हारी तरह ही मेरा बॉडी कॉम्प्लिकेट है। रोनर कहता है कि तब ये आपके लिए भी थोड़ा हार्ड होगा। प्रोफेसर कहता है कि रोनर तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं बढ़ाना चाहिए, तुम्हें अपना लाइफ अच्छे से जीना चाहिए। तो रोनर खड़े होते हुए कहता है कि ठीक है, मैं फ्यूचर में भी आपके ऊपर भरोसा करते रहूंगा प्रोफेसर। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है कहीं और उसी टाइम में ग्रैंड कार्पोरेशिया के ब्लैक स्मिथी गाँव के अंदर हमें वहाँ पर उसी जायंट को दिखाया जाता है जो कि रोनर के ऊपर पीछे से अटैक किया रहता है और वहाँ पर एक बंदा रहता है और उसे देखते हुए कहता है मुझे जो रिपोर्ट मिला था ये तो मेरे सोच से
भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये सोच के कि टीचर नेबुलस का स्टूडेंट इसे होल्ड कर पाया, उतने में उसके पीछे से एक और बंदा आता है और कहता है कि तो आप यहाँ पर है। तो वो पहला बंदा कहता है कि ओ तो तुम भी आ गए डोलन, तो रिकवरी इफेक्ट कैसा चल रहा है? डोलन कहते हैं कि सारे प्रोसेस एकदम स्मूथली चल रहा है और एक वीक के अंदर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। मैंने आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सभी से पूछताछ किया, लेकिन मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन पता नहीं चला। पहला बंदा बोलता है कि ऐसा है। तो डोलन कहता है कि लेकिन हमें उस स्टूडेंट की आइडेंटिटी पता चल गई। क्या आप पर्सनली उससे मिलना चाहते हैं ड्यूक? हमें इस बंदे का बारे में बताया जाता है, द हेड ऑफ ग्रेंसिया फैमिली का ड्यूक जोसेफ सिफोन डी ग्रेंसिया। ड्यूक कहता है कि यही बेटर होगा। हमें उस ड्यूक के पीछे बड़े जैंट को दिखाया जाता है जो कि उसकी आंखें चमकती है और वो ड्यूक की तरफ देखता है तो अपने हाथ हिलाने का ट्राई करता है। वो डोनाल्ड भी उस जैंट को देख लेता है और बोलते हैं कि सर ड्यूक मुझे माफ करना। वो बड़ा जैंट अपने हाथ उठाता है। वो डोनाल्ड कहता है कि क्या आप इस जगह को थोड़ी देर के लिए खाली कर सकते हैं, और वो अपना स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। तो ड्यूक कहता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो बड़ा जैंट अपने ड्यूक के ऊपर अटैक कर देता है। तो ड्यूक अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कहते हैं कि क्या हम जल्दी में नहीं थे, और एक स्लाइस मार देता है उस जैंट की ओर। वो स्लाइस इतना पावरफुल था जो कि उस जैंट का एक हाथ पूरी तरह से काट डालता है और जैंट के पास जाता है और बहुत सारे स्वॉर्ड स्लैश मार देता है उस जैंट के ऊपर। डोनाल्ड भी थोड़ा देख के हैरान था। तो अपना ड्यूक अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। ड्यूक जो कि कूल वे में जा रहा होता है और वो बड़ा सा जैंट जो कि पीसेस में कट जाता है और ड्यूक कहता है कि अब टाइम आ गया है उस यंग हीरो से मिलने का। सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। हमें दिखाया जाता है डॉर्मेट्री का सीन। रोनर को देखते हैं जो कि गेट के पास जाता है और कहता है कि कौन पागल कमीना है जो कि डोरबेल बजा रहा है, मुझे कोई फेरी नहीं चाहिए। फिर वो डोर को खोलता है तो उसके सामने एक बंदा रहता है। तो रोनर कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर कोई भी फेरी वाला को अलाउ नहीं है आने का। डोनाल्ड कहता है कि कितना रूड लड़का है, क्या तुझे इस बात का सेंस नहीं है कि तू किसके प्रति रूड हो रहा है? रोनर कहता है कि मुझे नहीं पता और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कोई नोबल फैमिली से हो। और अपने मन में सोचता है कि इसके अलावा जो उससे माना मुझे फील हो रहा है डार्क मना, वो डार्क मना से घिरा हुआ है, लेकिन उसके माना के अंदर कुछ और भी मिक्स है। इवन के ये माना मुझे कुछ फेमिलियर फील हो रहा है। तभी डोनाल्ड के ऊपर कोई हाथ रखता है और कहता है कि अरे डोनाल्ड शांत हो जाओ, हम यहाँ पर बिना बताए आए हैं, तो इसके लिए वो नॉर्मल बात है। डोनाल्ड कहता है लेकिन ग्रैंड ड्यूक। रोनर भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या मुझे मत बताओ कि ये इस एम्पायर का ग्रैंड ड्यूक है। ड्यूक रोनर से बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी नाइट की तरफ से हम तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गए, बट हमें तुम्हें मिलना था, क्या तुम हमारे लिए कुछ टाइम निकाल सकते हो? रोनर अपने मन में कहता है तो ये है ग्रैंड ड्यूक। फिर रोनर और ड्यूक बैठ के बातें करने लगते हैं। रोनर कहता है तो आपने जो कहा आपके अकॉर्डिंग आप ये मेरे लिए म्यान लेके आए जो कि बन के तैयार हो गया है, लेकिन आप ड्यूक है, आपको इसे लाने की जरूरत नहीं थी। ड्यूक कहता है कि ग्रेट कार्पोरेशिया का मास्टर क्राफ्ट में वो अपने काम के लिए काफी ऑब्सेस्ड रहते, स्पेशली मास्टर डोरेन वो काफी एक्साइटेड लग रहे थे इस म्यान को लेके। इसके अलावा मैं पर्सनली तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता था। ग्रेंसिया फैमिली और ग्रेट कार्पोरेशिया वो लंबे टाइम तक फ्रेंडशिप में है। मेरा जो पर्सनल स्वॉर्ड है वो मास्टर डोरेन ने ही बनाया था, इसलिए मैं ग्रेट कार्पोरेशिया के हीरो और उनके सेवियर से खुद ही उनसे मिलना चाहता था और अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता था, और मैंने इसके लिए प्रिपेयर भी किया है। फिर वो अपने कपड़ों में से ये निकालता है और बोलता है कि ये रहा, ये तुम्हारे लिए। रोनर कहता है वो तो ग्रेंसिया फैमिली का टोकन है और इसमें पेट्रस का सील भी है, आप मुझे इतना प्रीशियस चीज दे रहे हैं, मैं तो इससे 3 गांव खरीद सकता हूँ। ड्यूक बोलता है कि हमारे सेवियर के लिए इतना तो बनता ही है। ग्रेंसिया फैमिली के होनर बनाए रखने के लिए, और जो स्टूडेंट तुम्हारा जो हेल्प किए थे उन्हें भी शायद उनका गिफ्ट मिल गया होगा, उन्हें भी वो टोकन मिल ही गया होगा। आई होप कि उन्हें वो पसंद है। रोनर कहता है कि वो तो उनका पूजा करने लगेंगे। ड्यूक अपने चाय को नीचे रखते हुए कहता है कि ओह तो ये रिलीफ की बात है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा। और ड्यूक सीरियस हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे उस पर्सन के बारे में बता सकते हैं जो उस इंसिडेंट के पीछे थे? मेरा इंटरेस्ट जाग गया है इन कामों में। और यहाँ तक कि ड्यूक अपने पावर को भी निकाल रहा होता है। रोनर उसके पावर को देख के अपने मन में कहता है कि हा 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 क्या ग्रेट पावर है उसका, तो यही है ग्रेंसिया फैमिली की पावर। फिर रोनर कहता है ड्यूक से मैं श्योर नहीं हूँ कि आप कितना जानते हो, लेकिन वो चूहे आपकी इमेजिन से भी ज्यादा कमीने हैं। वो कमीने बहुत फास्ट है, उनका पीछा करने में मुझे बहुत टाइम लगा। डोनाल्ड रोनर की बात सुन के वो थोड़ा गुस्सा होने लगता है और उसका माना लीक होने लगता है। रोनर उसके माना को देख लेता है और कहता है अपने मन में क्या वो अपने आप को अब नहीं रोक सकता, क्या वो मुझे धमका रहा? अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ ये फीलिंग वैसा ही है जब मैं उन डिस्कस्टिंग बास्टर्ड के साथ फाइट कर रहा था, इसका माना उन्हीं का सिमिलर है। तभी ड्यूक कहता है रोनर से तुम अचानक रुक क्यों गए, क्या कुछ गलत है, तुम बोलते बोलते रुक गए। रोनर ड्यूक को देखता है और अपने मन में सोचता है कि उसका रिएक्शन, क्या वो नहीं जानता है कि उसका नाइट उनका सॉपिडेंट है? ड्यूक कहता है रोनर से क्या तुम अनकंफर्टेबल हो? रोनर सोचता है ड्यूक ग्रेंसिया कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है, क्या सच में ये उसे नहीं देख सकता, क्या वो मैं ही हूँ जो इसे देख सकता है? तो फिर ड्यूक से कहता है कि सर ड्यूक क्या आपने स्टार इवेंट के बारे में सुना है? रोनर की बात सुन के डोनाल्ड गुस्सा जाता है। रोनर अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे और उसे प्रवोक करना चाहिए। फिर रोनर आगे कहता है कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्टार के बच्चे शामिल है। ड्यूक कहता है कि यह सोचना कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे बियॉन्ड से भी आगे का था, क्या तुमने इस इंफॉर्मेशन का खुद पता लगाया? रोनर कहता है कि एक्चुअली टीचर के आने से पहले मैंने उनके हाथ पर काट दिया था, तो मुझे उन्हीं से ये इंफॉर्मेशन पता चला। फिर अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है कि वो फकिंग इडियट, वो तो मुझसे दया के भीख मांग रहे थे, लेकिन ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, स्पेशली वो चूहे, वो दोनों। अगर आप और डिटेल सुनना चाहते हो तो ड्यूक कहता है कि नहीं नहीं, ये
ये काफी है। मैं लोडेन के इंस्ट्रक्टर से इसके बारे में पूछ लूंगा। अगर मैं तुमसे और भी सुनता हूँ तो आज का खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। रोनर कहता है कि ओ तो अगर आप यही चाहते हो तो ये ठीक है, और अपने मन में सोचता है कि और मेरे पास कुछ कहने का रीजन भी नहीं है। फिर रोनर लोडेन की तरफ देखता है जो कि अब गुस्से से रोनर की तरफ ही देख रहा होता है। रोनर अपने मन में सोचता है कि लेकिन तू जाने से पहले मैं तुझे एक जरूर बड़ा सरप्राइज दूंगा। फिर ड्यूक वहाँ से जाने का बोलने लगते हैं तो रोनर कहता है कि जाने से पहले आपको उन कमीनों के बारे में एक चीज जरूर पता होना चाहिए। ड्यूक कहता है कि वो क्या है, तो रोनर कहता है कि बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपके लिए एक लेटर भेजूंगा और मेल द्वारा भेज दूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उस पार्ट के बारे में, अयूते के बारे में। ये सुन के तो लोडेन पूरे गुस्सा में चला जाता है। सीन कट होता है रात का टाइम। डॉर्मेट्री के अंदर अपना रोनर मस्त खराटे मार के सो रहा होता है। तभी हमें उस्माना को दिखाया जाता है जो कि हमने पहले देखा था, और देखते हैं लोडेन को जो कि अचानक अपना स्वॉर्ड निकाल के रोनर के ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक से एक बहुत लाइट चमकता है तो उसे समझ में नहीं आता और कहता है कि क्या हुआ। जब लाइट क्लियर होता है तो वो देखता है कि रोनर वहाँ पर नहीं रहता। रोनर कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, और रोनर को देखता है जो कि ऊपर लटका हुआ रहता है और उस बंदे से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा चूहे के मेंबर। वो बंदा रोनर की बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो रोनर नीचे उतरता है और कहता है कि वेट वेट वेट, उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक गेस्ट लेके आया हूँ, पहले उधर तो देखो। मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए स्पेशली लेके आया हूँ। जब डोलन साइड में देखता है तो वहाँ पर अपना सिफोन बैठा हुआ रहता है और कहता है कि यंग मास्टर सिफोन गुस्से से कहता है कि डोलन खुद को एक्सप्लेन करो इस सिचुएशन के बारे में। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है कुछ घंटे पहले के बाद डॉर्मेट्री के टॉप फ्लोर के ऊपर रोनर जो कि सिफोन से मिलने आया हुआ रहता है। सिफोन कहता है रोनर से, मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए, लेकिन तुम कह रहे हो कि डोलन आज रात तुम पर अटैक करेगा। ये बकवास करना बंद करो और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। डोलन वो हमारे फैमिली के वफादार नाइट है पूरे 4 साल से, वो ऐसा क्यों करेगा। रोनर कहता है कि 4 साल क्रेंसिया फैमिली में सच में गड़बड़ है। सिफोन कहता है क्या, तो रोनर वहाँ से जाते हुए कहता है कि जो कुछ भी है खुद आके देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा एक चूहा से जो तुम्हारे फैमिली में छिपा हुआ है। प्रेजेंट टाइम का सीन, सिफोन जो कि डोलन से पूछता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा, तुम अपने आप को एक्सप्लेन करो, तुम यहाँ क्या करने आए थे, मेरा आंसर दो। रोनर कहता है सिफोन से, है ऐसा कौन सा ट्रेटर है जो तेरे ऐसे पूछने से वो आंसर देगा, तू इस दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा, तू बहुत भोला है। तभी लोडेन अपने पैर को उठाकर नीचे की ओर पटकता है, उसके बॉडी में से सिर्फ एनर्जी निकल के चारों तरफ से फैल जाती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता। रोनर अपने मन में कहता है कि क्या ये उसका मानना है, मेरा बॉडी हेवी फील हो रहा है। तभी रोनर हैरान हो जाता है, वो अपनी साइड में देखता है कि लोडर ने रोनर के ऊपर अटैक कर दिया रहता है, लेकिन रोनर उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन उसका पावर ज्यादा था तो रोनर पीछे जाकर फेंकाता है। सिफोन गुस्से से कहता है कि लोडेन ये तो क्या कर रहा है। उतने में लोडेन सिफोन के ऊपर भी अटैक कर देता है तो सिफोन अपने शॉट के उसके शॉट के अटैक को रोक लेता है। लोडेन कहता है कि ये शर्म की बात है यंग मास्टर, लेकिन हमारा रिलेशनशिप ऐसे खत्म हो रहा है, ये सब उस बच्चे की गलती है। फोन कहता है उसके अटैक को रोकते हुए कि तुम्हारा स्किल जो मुझे याद है ये उससे अलग है, क्या तुम अपना रियल स्किल छिपा रहे थे और कब से तुम हमें धोखा दे रहे हो। तो लोडेन बोलता है कि धोखा ये वो नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, और सिफोन को पीछे ढकेल देता है और कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे फैमिली का हिस्सा नहीं था, और सिफोन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। सिफोन कहता है कि ओ ऐसा है क्या, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं समझ गया। हम देखते हैं कि बीच में रोनर आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। लोडेन हैरान हो जाता है और कहता है कि कैसे। तो अपने रोनर सिफोन से कहता है, एनोइंग कमीने, तूने मेरे लिए इसे और एनोइंग कर दिया, तुझे तो बेटर फील हो रहा होगा। सिफोन कहता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, आई होप कि तू इसे समझे। फिर रोनर के कंधे को पकड़ता है और बोलता है कि थोड़ी देर साइड के लिए हट, और डोलन के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि आज खून की नदियां बहेगी। लोडेन भी हैरान हो जाता है। सिफोन उसके सामने पहुंच जाता है। लोडेन अपने मन में सोचता है उसने मेरे माना ब्लेड को इंडोर करते हुए माना ब्लेड का यूज कर रहा, वो भी सिर्फ अपने माना का यूज करते हुए। तभी सिफोन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश मारता है तो वो पीछे चला जाता है। क्या नहीं, वो अपनी पावर को छिपा रहा था, नहीं उसके पास कोई रीजन नहीं है ऐसा करने का, तो इसका मतलब यह है कि वो कम टाइम में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। पॉसिबल, आई नो कि वो एक जीनियस है, लेकिन इतने कम टाइम में। तभी रोनर सरप्राइज अटैक करते हुए बोलता है डोनाल्ड से, तू बहुत बोर हो गया होगा, तेरे अंदर गट्स है कि तू यहाँ पर अकेले आया। और रोनर बहुत सारे स्लैशेस मार देता है उसके ऊपर और कहता है कि फाइट के टाइम इधर उधर मत दे। डोनाल्ड को भी मुश्किल हो रहा होता है रोनर के अटैक को रोकने में, और अपने मन में कहता है कि वो कमीना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी रोनर एक बहुत बड़ा स्लैश मार देता है, लेकिन डोनाल्ड उसे डोज कर लेता है। रोनर कहता है कि ओ तूने डोज कर दिया, तो रोनर एक लात मार देता है रोनर के चेहरे के ऊपर और रोनर दूर जाकर फेंकाता है। डोनाल्ड अपने मन में सोचता है कि डैम, इससे बहुत शोर हुआ, जल्दी प्रोफेसर यहाँ पर आते ही होंगे। फिर उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है तो उस खिड़की को तोड़ के वहां से निकल जाता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और भागते हुए सोचता है कि डैम, एक बच्चे को मारना इतना मुश्किल होगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सोचना गलत है कि ऐसे सिचुएशन में मैं उन दोनों को हरा सकता हूँ। सबसे पहले मुझे छिपना होगा और एक मौका खोज के मैं उनके ऊपर अटैक कर दूंगा। तभी आसमान में सिफोन आता है और कहता है कि डोलन तू सही था। डोलन सिफोन की बातें सुन के वहीं रुक जाता है और हैरान हो जाता है और पीछे पलट के देखने लगता है। तो पीछे से सिफोन कहता है कि मेरा स्किल मेरे फादर जितना अच्छा नहीं है।
यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, अगर मैं टेम्पर शॉट का यूज करता हूँ तो यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं लगेगा। फिर शिफॉन अपने शॉट के साथ एक बहुत बड़ा तूफान बनाता है और उसकी ओर अटैक करते हुए कहता है कि तू बस एक ट्रेटर है जिसे मुझे मारना है। शिफॉन अटैक करते हुए बोलता है कि ड्रैगन फैंटम हरिंग के। फिर वो तूफान डोनेल की तरफ बढ़ने लगता है तो डोनेल अपना स्वॉर्ड निकाल के एक स्लैश मार देता है उस तूफान में, लेकिन डोनेल के अटैक उस तूफान में कोई काम नहीं आता और वो तूफान धीरे धीरे बढ़ने लगता है डोनेल की तरफ और उसको अपने अंदर ले लेता है और कहता है कि मेरे डियर स्टार, और उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। शिफॉन कहता है कि आज के बाद से तुझे कोई फैमिली में याद नहीं करेगा, मैं श्योर हूँ कि इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी को, और वैसे भी तू कभी ग्रेंसिया का था ही नहीं। तभी वहाँ रोनर आता है और कहता है कि तुमने इसे बहुत अच्छे से डील किया लेकिन तुम नाराज लग रहे हो। फिर डोलन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने उसे ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि लोडेलन भी उसे कुछ नहीं कर पाएगी। शिफॉन कहता है चिंता मत करो, मैंने बस उसको कुछ नशे काटी है तो वो ठीक होगा या शायद नहीं। रोनर हैरान हो जाता है। तभी शिफॉन कहता है एनीवेज अगर तुम यहाँ पर हो तो चीजें ठीक हो जाएगी क्योंकि मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा और सबको बताना होगा हमारी फैमिली के अंदर ट्रेटर घुसे हुए हैं, तो मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सब चीज देख लेना। रोनर उसे रोकते रह जाता है और कहता है कि हे तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने यहाँ पर सब चीज बर्बाद कर दिया है। उतने में रोनर के पीछे से एक पोर्टल खुलता है और नेबुलस आती है और कहती है कि रोनर क्या कुछ गलत है, ये आवाज कैसी थी, क्या किसी ने तुम पे छिप के अटैक किया। तो रोनर पीछे पलटता है और कहता है कि ओ आप आ गए हेडमास्टर और टीचर नेबुलस। टीचर नेबुलस को देखते हैं जो कि अजीब सा टी शर्ट पहन के आई हुई रहती है। तो रोनर का नजर उसके टी शर्ट के ऊपर जाता है, उसे समझ में नहीं आता और वो कहता है कि टीचर आपका तो वो टी शर्ट एकदम मस्त है। तो टीचर कहते हैं कि अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हेडमास्टर बोलता है कि दैट्स राइट, अभी टीचर नेबुलस के टी शर्ट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ। ये रिलीफ की बात है कि तुम्हें चोट नहीं लगी है, तो क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ क्या हुआ। रोनर कहता है कि ऑफकोर्स एक्सप्लेन, लेकिन उससे पहले हेडमास्टर मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेडमास्टर कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, लेकिन क्या। तो रोनर गुस्से से कहता है कि अयूते सन ऑफ बीच। प्रोफेसर और टीचर को घंटा कुछ समझ में नहीं आता। प्रोफेसर कहता है क्या अयूते सन ऑफ बीच ये क्या है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर के ऑफिस का सीन। हेडमास्टर कहता है कि तो ग्रेंसिया फैमिली में ट्रेटर छिपे है, मुद्दा मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा गंभीर है। तुमने इस बार भी बहुत अच्छा किया रोनर, तुम्हारा थैंक्स कि तुमने कुछ बड़ा होने से पहले ही उसे रोक दिया। कहता है कि हाँ आपको मुझे इतना तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मन में सोचता है कि चलो इसे सीक्रेट ही रखे उसकी स्पेशल माना के बारे में, और मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं हो सकता। अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो मैं ही नहीं मेरे आसपास के साथी लोग के लिए भी डेंजरस होगा। हेडमास्टर कहता है कि जल्द ही ग्रेंसिया फैमिली इस इंसिडेंट को लार्ज स्केल में जांच करेगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारा एम्पायर तुम्हारा ऋणी हो गया है, मतलब कर्जदार। मैं हेडमास्टर के रूप में मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में ये ग्रेट है, मैं स्कूल में कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मुझे आपका अप्रूवल चाहिए। हेडमास्टर सोचने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसा जो कि मेरा तुम्हें अप्रूवल चाहिए। मैं क्यूरियस हूँ कि वो क्या है। सीन कट होता है अगले दिन का, देखते हैं फिलोन के ग्रैंड प्लाजा को।